बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बन तो गए, बट अब उनके इर्द गिर्द सवालात हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब अगले 2 दिनों के अंदर अपने हल्फ लेने के बाद वो पेट्रोल की प्राइसेस किस तरह से बढ़ाएंगे। खबरें ये बता रही हैं कि 14 से 24 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा सकती है। तो जब कीमत बढ़ाई जाएगी तो क्या मुस्लिम लीग नून, जो कि ये कोalition गवर्नमेंट अब तक लीड करती रही है, क्या वो भी तनकीद करेगी? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग अब चली गई, सारी बात है, हुकूमत ख़त्म हो गई, एक कोalition गवर्नमेंट थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उतनी हिट नहीं ली जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली। सियासी कैपिटल तक एग्जॉस्ट हुआ। तो इस एग्जॉस्टेड सियासी कैपिटल के साथ वो जब इंतखाबात में जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। और ये कि हमने बहुत से तौसीफ़ी कलमात देखे हैं मुख्तलिफ सियासी लीडरों की जानिब से, जो कि अनवारुल हक काकड़ साहब की इस सिलेक्शन को मैं कहूँगा कि वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, उम्मीद है वो मुनसिफाना इंतखाबात करवाएंगे। अब ये गलत-उल-आम है, इसलिए कि निगरान हुकूमत सिर्फ सुपरविज़न कर सकती है, निगरान हुकूमत फैसिलिटेट कर सकती है, डे टू डे अफेयर्स चला सकती है, हुकूमती मशीनरी को इन ऑर्डर रख सकती है और इलेक्शन के इनकाद को उसके अंदर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकती है। जबकि इंतखाबात करवाना, इंतखाबात की डेट देना, पोलिंग कंडक्ट करवाना सब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अब सवाल ये है कि सिवाय अख्तर मेंगल साहब के और किसी ने उनकी इस तैनाती को, यानी अनवारुल हक काकड़ साहब की तैनाती को रिजेंट नहीं किया। अख्तर मेंगल साहब ने जो आज ख़त लिखा है, और उन्होंने ख़त किसको लिखा है, वो ख़त उन्होंने ट्विटर पर भी डाल दिया और वह मियां नवाज शरीफ साहब को लिखा है। उसके कुछ नुकात मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन सबसे अहम नुकता जो कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से है, उन्होंने फरमाया है अख्तर मेंगल साहब ने कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। आपके इस तरह के फ़ैसलों ने, यानी मियां नवाज शरीफ के इस तरह के फ़ैसलों ने हमारे दरमियान दूरियां मज़ीद पैदा कर दी हैं। मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मुजालिम अच्छी तरह याद हैं, लेकिन आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आइनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मियां नवाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत के ऊपर एक चार्जशीट है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि क्या ये तसव्वुर किया जा रहा है या अख्तर मेंगल साहब ये सोच रहे हैं कि जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब आसिफ जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के नॉमिनी थे? ऐसा तो नहीं था। कम अज़ कम जो गुफ्तगू कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने की, उन्होंने तो कहा कि मैंने ये नाम दिया क्या, और ख़बरें आती है कि जी उंगली लखी और वज़ीर आज़म साहब ने फौरी तौर पर उसके ऊपर एग्रीमेंट ज़ाहिर कर दिया। अब ये इतना सादा मामला तो नहीं है, बहुत कुछ होता है पर्दे के पीछे। ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि अगर आप और मैं जान गए या कम अज़ कम मैं आपको बता पाऊँ तो शायद भौचाल आ जाए। मैं उस तलातुम को और उस भौचाल को बचाना चाहता हूँ, वो मैं छोड़ देता हूँ हमारे मेहमानों के ऊपर कि वो उसको एनालाइज़ करें। लिहाजा आज की सारी सूरत हाल के ऊपर हम एक बेलाग के मोहताज तज्ज़िया चाहेंगे अपने मेहमानों से। मैं वेलकम करता हूँ जनाब जावेद चौधरी साहब को, मेरे उस्ताद भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। जनाब एजाज़ सैयद साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी और स्टार रिपोर्टर हैं, ख़बरें बड़ी तगड़ी होती हैं उनके पास, लेकिन कुछ ख़बरें सख्त भी हो जाती हैं, लिहाजा हम उन्हें कहेंगे सख्ती का एलिमेंट ज़रा उसमें से माइनस करें। महमल सरफराज साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करती हैं। बहुत शुक्रिया महमल आपका भी। सबसे पहले चौधरी साहब मैं आपके पास आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा तज्ज़िया आज हमें दें या वो मामलात हमसे शेयर करें कि हमारे व्यूअर्स के लिए और हमारे लिए भी अफाका हो। लेकिन सबसे पहले ये मैं ज़्यादा इस पर डिलिबरेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बड़ी कड़ी तनकीद है, अगर मैं सवाल इसी से शुरू कर पाऊँ, हम बात इसी से शुरू कर पाएँ, जो कि अख्तर मेंगल साहब ने की है। और उससे इंप्रेशन ये लगता है कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब ने भी और आसिफ जरदारी साहब ने भी, उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ख़त मियां नवाज शरीफ को लिखा है कि भाई वो ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने कैसे आमीन कर दिया अनवारुल हक काकड़ साहब की इस प्रपोजल पर कि उनको केयर टेकर PM बनाया जाए। अब वो बन गए हैं, लेकिन उनको मेंगल साहब को बड़ा एतराज़ है। अब जो उनके कन्वेंशनल एतराज़ात और उनका जो पॉइंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आप मैं हम सबको पता है जी। लेकिन इस तैनाती के हवाले से तो काफ़ी बेहतरीन किस्म की तगड़ी चार्जशीट है और वो है भी डायरेक्टेड PMLN पे। क्यों आपको चौधरी साहब, आपके नज़दीक क्या आपको लगता है कि मेंगल साहब ने क्यों टारगेट किया, मियां नवाज शरीफ साहब को एड्रेस क्यों किया?
देखिए, बलूचिस्तान के अंदर काकड़ और मैंगल्स के दरमियान बड़ी पुरानी लड़ाई है। ये खानदानी, ट्राइबल और सियासी लड़ाई है। और जब काकड़ कबीले का अगर कोई शख्स निगरान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मैंगल्स को और मक्सीस को प्रॉब्लम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी पुरानी राइवलरी है वहां पे, और इसकी वजह वो राइवलरी है। और सेकेंडली वजह यह है कि ये जो राजा रियाज साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये नाम मैंने पेश किया था, ये वो बात दुरुस्त कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि राजा रियाज साहब के पास जो 3 नाम थे उनमें अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम भी था। और उन्होंने जब ये नाम सामने रखी है तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने अनवारुल्लाह काकड़ साहब को फौरन ओके कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि राजा रियाज साहब के पास ये नाम कहां से आया? क्या राजा रियाज साहब ने खुद सोचा, और क्या राजा रियाज साहब बलूचिस्तान के अमूर के इतने एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने देखा कि काकड़ साहब के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो मुल्क को संभाल सकते हैं, या ये नाम उन्हें किसी और ने दिया, या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पास ऑन हुआ कि आप ये नाम लिस्ट में शामिल कर लें और हम इसको ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। अब ये दोनों मिस्ट्रीज है। या तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आया और उन्हें राजा रियाज साहब को के हवाले किया गया, राजा रियाज साहब ने अपनी लिस्ट में नाम शामिल कर लिया है ताकि जो हमारी लिस्ट के लोग हैं वो कल को नाराजगी का इजहार ना करें। और हम ये कहें कि कोई नाम उस तरफ से आया था राजा रियाज साहब की तरफ से, तो हमने उसको कंफर्म कर दिया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के किसी एक शख्स का नाम तस्लीम कर लिया जाता तो बाकी लोग नाराज हो सकते थे। तो हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से नाम उनके पास गया हो, राजा रियाज साहब के पास शहबाज शरीफ साहब की तरफ से गया हो, या फिर उन लोगों की तरफ से गया हो जिनके बारे में अब शक किया जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट करवाया। बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि राजा रियाज साहब की तरफ से ही आया। अब मैंगल और काकड़ के इख्तलाफात हैं। अब काकड़ अगर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो डेफिनेटली वहां मैंगल्स और मक्सीज को प्रॉब्लम होंगे। वहां पे उनकी सीट्स खराब होंगी, उनके उम्मीदवार उठा लिए जाएंगे, उनके उम्मीदवार गायब हो जाएंगे, उनको वोट नहीं पड़ेगा, या वहां रिजल्ट्स जो हैं वो डिले होंगे। ये चीज फैक्ट है, क्योंकि एक ट्राइबल सोसाइटी है और इनकी ट्राइबल राइवलरीज है और बड़ी पुरानी राइवलरीज है। ये दूसरा फैक्ट है। ठीक है। अब तीसरा ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को क्यों सिलेक्ट किया गया? ये एक सवाल है कि जब एक टर्माइल है, आपको ये पता नहीं है कि इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, फिर आपने आइन के अंदर, कानून के अंदर तरामीम करके आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, केयर टेकर कैबिनेट को इतने इख्तियारात दे दिए हैं कि वो एग्रीमेंट्स कर सकते हैं या पुराने एग्रीमेंट्स को रीशेप कर सकते हैं। और ये भी पता नहीं है कि इलेक्शन 4 महीनों में होंगे, 7 महीनों में होंगे या 2 साल के अंदर होंगे। बिल्कुल। तो आपने काकड़ साहब को क्यों आपने सेलेक्ट किया? उसके मुकाबले में आपके पास जब जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम था, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम था, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी शामिल थी उसमें, तो आपने एक टावरिंग पर्सनैलिटी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उसकी वजह यह है कि जो हमारी एलीट है, सियासी एलीट है, मनी साहब, उसका अलमिया यह है कि वो पाकिस्तान के लिए जब भी बंदा अपॉइंट करेंगे, कोई अपनी कैबिनेट में भी अपॉइंट करेंगे, तो ऐसे आदमी को अपॉइंट करेंगे जिनसे इन्हें इनसिक्योरिटी ना हो। बिल्कुल ठीक। जिसके बारे में इन्हें यकीन हो कि ये इतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकता कि कल ये हमारी सीट पे आ जाए, या ये इतना परफॉर्म नहीं कर सकता कि ये हम कंप्रोमाइज हो जाए। तो जब भी कैबिनेट के लिए मिनिस्टर सेलेक्ट किया जाएगा तो कैसा सेलेक्ट किया जाएगा? ऐसे ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसको उर्दू नहीं बोलनी आती, जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती, जिसका वर्ल्ड व्यू नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन साहब, ये जो अपना काकड़ साहब हैं, बड़े वेल रेड इंसान हैं, आपको भी पता है, बड़े आर्टिकुलेटेड हैं, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते हैं, पर्सनैलिटी अच्छी है, बात कर लेते हैं। सर वो इंग्लैंड में पढ़े, सर वो इंग्लैंड में पढ़े हुए ना, लेकिन एक्सपोजर देख लें और एज फैक्टर जो है, अब इसके मुकाबले में आप जलील अब्बास जिलानी साहब को देखें, आप उनका देख लें कि उनका एक्सपोजर क्या है। एक आदमी अमेरिका के अंदर आपका एम्बेसडर रहा, इंडिया के अंदर एम्बेसडर रहा, आपका फॉरेन सेक्रेटरी रहा, पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को समझता वो। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उससे पहले बड़े नामवर वकील रहे। अब इनके प्रोफाइल देखें तो, और इनकी पर्सनालिटीज देखें, और उसके मुकाबले में काकड़ साहब का देख लें। हो सकता है काकड़ साहब अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उन्हें नहीं पता कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कैसे चलते हैं, इंटरनेशनल पार्टीज के साथ डील कैसे करनी है, हमने बाहर फॉरेन मीडिया को हमने इंटरव्यूज कैसे देने हैं, पाकिस्तान मीडिया जो उसको कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजें जो है, अब आप सिर्फ अगर पर्सनालिटीज को रखेंगे सामने तो आपके जहन में आएगी बात। ठीक। इशू ये था कि जैसे मोहसिन नकवी साहब पंजाब जब उनके हवाले किया गया तो ये सोच के किया गया था कि वो ढीले आदमी है, मीडिया पर्सन है, 12 बजे उठते हैं, वो घर से निकलते हैं, और सबका ख्याल ये था कि परफॉर्म नहीं कर सकेगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया, गुंजाइश वहां पे रहेगी। लेकिन वो मोहसिन, उन्होंने ऐसा कमाल किया नकवी साहब ने कि उन्होंने सोना बंद कर दिया। वो 3 घंटे सोते हैं वो, सुबह उठ के वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, फिर एक जनाजा, फिर दूसरा जनाजा, जहां पे पुल खराब होता है वहां पहुंच जाते हैं, जहां नाली खराब होती है वहां पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने वो जो मियां शहबाज शरीफ साहब की स्पीड थी उसको बीट कर दिया। अब वो मोहसिन नकवी स्पीड हो गई है पंजाब में,
तो ये एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, कि हमने एक ऐसा शख्स वहां पे लगा आप ये दिया समझते हैं कि इनका कंसेंसस था चौधरी साहब, मतलब आपका की गुफ्तगू से जो मैं आपसे कर पाया हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं क्योंकि ये बड़ा पॉइंट वैलिड है, ये इनसिक्योरिटी वाला। मेहमद सरफराज साहब, आपको क्या लगता है ये क्योंकि जी मैं चौधरी साहब मैं इसमें बिल्कुल वापस आपके पास आता हूं। वो काकड़ साहब, मैं सिर्फ एक चंद सेकंड मुझे दे दें जी। काकड़ साहब को इसलिए लगाया गया है कि वो स्पेस कैप्चर ना कर सकें, वो कोई टॉवरिंग प्राइम मिनिस्टर ना बन सकें, वो एक इनसिक्योर आदमी, एक कमजोर आदमी हो कि जिसकी वजह से इलेक्शन हो जाए जल्द और वो पाकिस्तान को चलाने के काबिल ना हो। बेसिकली ये फैसला इसलिए हुआ है। ठीक है, ये बड़ा एक जबरदस्त एंगल है देखने का। महमूद सरफराज साहब, आपके नजदीक काकड़ साहब की जो सिलेक्शन है एज के टेकर प्राइम मिनिस्टर और उस पर मियां नवाज शरीफ साहब का, मतलब जाहिर बात है शहबाज साहब ने उनसे पूछा होगा, शहबाज शरीफ साहब ने, और जरदारी साहब को भी कंसल्ट ज़रूर किया गया होगा, तो इसीलिए एग्रीमेंट हुआ। जो नुक्ता चौधरी साहब उठा रहे हैं कि वो कोई बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है हमारे मुल्क की सियासी एलीट के अंदर या ओवरऑल एक एलीट के अंदर, और वो नहीं चाहते कि बड़ा कोई तगड़ा बंदा आए और प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए, इवन केयर टेकर के तौर पर आए, और एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट हो तो बस ठीक है, गुजारे लायक आदमी चलेगा। थैंक यू मुनीब, ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। लेकिन देखिए, आप केयर टेकर जो वजीर आजम, वैसे तो आईनी तौर पर अगर देखा जाए तो 2 से 3 महीने का उनका होता है मनसब, और उसके अंदर जो है डे टू डे चीज़ें बस उन्होंने ओवरसी करनी होती हैं और ट्रांजिशन के लिए बेसिकली तो होते हैं। अब आप देखिए कि पिछले जो 3 केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर 2008, 2013 और फिर जो है 2018 के अंदर जो लगे, बहुत से लोगों को तो शायद उन तीनों के नाम भी ना याद हो। बिल्कुल हम जर्नलिस्ट हैं, हमें तो पता होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं याद रहे होंगे कि कौन बना था, क्या उन्होंने किया था। फिर एक और चीज़ ये भी है मुनीब के, जो नाम राजा रियाज साहब ने दिया, ये तो हम पहले भी बात जो है प्रोग्राम्स के ऊपर कर चुके हैं, अभी नाम नहीं आए थे कि जी जो नाम राजा रियाज साहब देंगे वो उनके ऊपर जो है वो नज़र रखिएगा, क्योंकि एंड पे उस वक्त यही तासुर था कि वो नाम कहीं और से आएंगे राजा साहब को, और उनमें से जो सिलेक्शन भी है वो इसी तरीके से होनी है कि जिसके ऊपर अगर मुशावरत भी हुई होगी, ऐसी बात नहीं है, मुशावरत हुई होगी, लेकिन जो डिसीजंस हैं, तासुर तो फिलहाल यही है। क्योंकि देखिए, बाप पार्टी के हैं, काकड़ साहब बहुत अच्छे इंसान होंगे, उनकी जाहिर बात है, बहुत लोगों ने उनकी तारीफ भी की, उनके बारे में बातें की, दोस्त भी हैं बहुत सियासतदानों की भी, बाकी भी लोग उनको जानते हैं। लेकिन जो बाप पार्टी कैसे बनी, फिर कैसे मार्ज़े वजूद में आई, फिर ये है कि उनके लिंक्स क्या हैं। अभी आप देखिए कि बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर वैसे ही जिस तरह मेंगल साहब बात करें कि दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासत में ये बात तो है कि वहाँ पर किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। वहाँ पर आप देखिए कि उनके जो वज़ीर आला थे, उनके बारे में अगर आप उधर के सहाफ़ियों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि वो किस वक्त उठते थे, किस टाइम क्या काम करते थे, नहीं करते थे। मतलब बलूचिस्तान से आपने अगर किसी को बनाया है, वो ठीक है, सिंबॉलिकली अच्छा लगता है कि एक छोटे सूबे से जिनके राइट्स जो हैं वो बड़े सालों से उनको नहीं उस तरीके से मिले, लेकिन क्या कोई बलूचिस्तान से पहले भी लगे थे? संजरानी साहब के चेयरमैन सेनेट है, तो असर का चेंज ऑन द ग्राउंड क्या चेंज होनी है। और जो ये बात है कि वो कोई इस तरह की ना हो, डायनामिक पर्सनालिटी ना हो जो डिलीवर कर दे। देखिए, अगर तो या तो ये डर होना कि अच्छा जी अगर वो डिलीवर कर देंगे तो वो हमें कोई रिप्लेस कर सकते हैं सियासत के अंदर। बात ये है कि अगर तो उन्होंने 3 महीने रहना है तो फिर तो कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने उससे बड़ा उनका टेन्योर होना है, 6 महीने का होना है, साल का होना है, 1.5 साल का होना है, तो फिर वो जैसी मर्जी पर्सनैलिटी भी लगा दी जाती, उन्होंने उतने साल ही रहना होगा या उतने महीने ही रहना होगा जहां से फैसले होते हैं। ये भी बात आपकी ठीक है कि जहां फैसले होते हैं या जहां कुछ होता है। अब एजाज सईद साहब, ये इस एक क्योंकि अब इस बात पे ऊपर तो बहस क्या करनी के लिए काकड़ साहब आ गए हैं और ही इज़ देयर। अब ये अगर क्या मैं ये कह सकता हूँ ही इज़ देयर टू स्टे, ये मुझे नहीं पता। ड्यू तो ये है कि जी इलेक्शन 3 महीने में होना है, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कुछ बताया नहीं है। बट सवाल ये पैदा होता है कि क्या काकड़ साहब की मौजूदगी किसी के लिए पैगाम भी है कि काकड़ साहब आए हैं, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस को वो मुकम्मल करेंगे, कोई ऐसा काम जो कि कोई भी मुंतखब हुकूमत नहीं कर सकती थी वो इस निगरान हुकूमत के दौरान होगा और वो वाइंड अप होंगे, बाकी चीज़ें तब ट्रांजिशन होगी और नए इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया। मुनीब भाई, मेरा ये ख्याल है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के पास जो इख्तियार है वो तो बड़ी सियासी जमातों ने या इत्तेहादी हुकूमत ने पहले ही दे दिया हुआ है।
इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, और उनको इख्तियार दे दिया गया है कि जो ऑन गोइंग मंसूबे हैं उनके ऊपर वो फैसले ले सकते हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो लॉ है उसके ऊपर भी वो फैसले ले सकते हैं। मैं हमारे बड़े हैं चोई साहब और मैमल हमारी बड़ी अच्छी साथी हैं, मैं दोनों जो सीनियर्स हैं इनकी बात से थोड़ा सा डेविएट करूँगा, थोड़ा सा एक पॉइंट का इजाफा करूँगा कि ये जो ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि जो काकड़ हैं अनवारुल्लाह काकड़ ये कोई कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर होंगे और कमज़ोरी की वजह से या इनकी इनएबिलिटी की वजह से इनको सिलेक्ट किया गया है मुशावरत की वजह से। मेरा ये ख्याल है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट मैं इनसे ज़ाती तौर पे इंटरेक्ट करता रहा हूँ, मैंने इनको सेनेट में भी देखा है, इनके साथ उठना बैठना भी हुआ है बतौर जर्नलिस्ट। मेरा ये ख्याल है कि ये तो मीर हज़ार ख़ान खोसो, नासरुल मुल्क, मोहम्मद मियाँ सोमरो, ये आखिरी जो 3 हमने इंटरिम प्राइम मिनिस्टर देखे इन सब से मुख्तलिफ हैं। अच्छा। इन सब से डिफरेंट है। वो कैसे डिफरेंट है? पहली बात यह है कि जो असाइनमेंट इनको मिलती रही है वो इसको बखूबी निभाते रहे हैं। आपको पता होगा कि इनको सेनेट की एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जन का जो इशू था, हमारे जो बाज़ अक़लीती हमारे ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, उनका मज़हब जबरी तौर पर तब्दील किया जाता है। तो इसके ऊपर इन्होंने एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव दौरे किए, सिंध गए और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से मिले और फिर इन्होंने बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट तैयार की। फिर ये एक कमेटी के सरबराह भी रहे सेनेट के अंदर। उसकी प्रोसीडिंग्स निकाल कर देख लें तो आपको पता लगेगा कि वाकई इनका इनपुट जो है वो किसी ऐसे बंदे का इनपुट है जो वाकई बड़ा एक्टिव है। फिर इनका प्रोफाइल आप देख लें कि ये 90s में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में थे तो ये नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स किया करते थे, ये प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स नहीं किया करते थे। फिर ये लंदन चले गए और लंदन किसी अच्छे हालात में नहीं गए थे, वहाँ पे पढ़ने नहीं गए थे वो। जब इस तरह की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की जाती है तो उसके लिए आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो आप वो लंदन चले गए। फिर ये उधर से वापस आए, फिर इन्होंने अपना ट्रैक पॉलिटिक्स का बदला। ये मुशर्रफ साहब को भी इन्होंने सपोर्ट किया, PMLQ में गए, फिर नून लीग में गए क्योंकि नून लीग उस वक्त जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक हो गए थे। तो इनको जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है उसका भी बड़ा अच्छा पता है और प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के जो डायनेमिक्स है वो भी जानते हैं। और आखिरी और अहम बात ये है जी, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि ये नाम जो है ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिया, बिल्कुल। और ये बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये नाम जनाब आसिफ अली जरदारी की तरफ से भी नहीं आया हुआ। ये आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इन्होंने जो इनका टेन्योर था सेनेट के अंदर, इन्होंने परफॉर्मेंस की, इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तब पाकिस्तान के जो ताकतवर हल्के हैं उनमें बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। और आपको याद कराता चलूँ कि 2018 में जब इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की कुटी हो गई थी तो सबसे पहला जो काम हुआ था वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट टूटी थी। तो जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट टूटने में और बाप पार्टी बनने में 2 बंदों का किरदार था, सिर्फ 2 बंदों का। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी और लोगों ने भी आपको पता है क्या किरदार अदा किया था। 2 पॉलिटिशियंस थे फोरफ्रंट पे, एक थे जाम कमाल और एक थे काकड़। और मैं कहूँगा काकड़ जाम कमाल से आगे थे। और तय क्या पाया था, फार्मूला क्या था? फार्मूला ये तय पाया था कि जाम कमाल बनेंगे चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के, जो बन गए। आपने देखा ज़हरी साहब चले गए, बिल्कुल। दूसरा क्या था जो इनकम्प्लीट हुआ, वो दूसरी बात ये थी कि काकड़ साहब को, अनवार काकड़ साहब को मरकज में चेयरमैन सेनेट बनाया जाना था। ये बाप पार्टी की तरफ से चेयरमैन सेनेट होने थे, लेकिन हुआ क्या था? नहीं, वो हुआ क्या था? हुआ ये था कि जनरल फैज हमीद साहब आ गए थे, सादिक संजरानी साहब की बड़ी मोहब्बत थी उधर, तो वो जो वजन था ना वो उधर चला गया। तो सादिक संजरानी साहब के भी इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? क्योंकि सादिक संजरानी साहब को पता था कि सेनेट के अंदर अगर एक बंदा पोटेंशियली उनको उनकी ग्राउंड पे, यानी उनकी ग्राउंड पे अगर कोई कंपटीशन दे सकता है तो वो काकड़ साहब है, कंपटीशन तो वो अनवार काकड़ है। बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इंटायर, एक लाइन और बोलूंगा, एक इंटायरली डिफरेंट निगरान प्राइम मिनिस्टर आया। और मुझे एक बात का फियर भी है, मुझे ये फियर ये है कि माजी में तो हम कमजोर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर्स देखते रहे,
ये मुझे मौसर प्राइम मिनिस्टर लगता है, एक्टिव नजर आता है, सियासतदानों से मिलता है, साफियों से मिलता है, ब्यूरोक्रेसी से मिलता है। अगर इस प्राइम मिनिस्टर ने ये सिस्टम चला लिया, मैं एक बात कर रहा हूं, तो अगर इस प्राइम मिनिस्टर ने सिस्टम चला दिया तो आप समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने की यकीनदानी आप और मैं कर सकते हैं, या कोई और भी कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं कहें। और जो वजन की बात आपने की है, वजन जो है ना वो बड़ा कन्वेंशनल होता है और उसको आप मुख्तलिफ पैराए में देख सकते हैं कि जिसके साथ जिसका जितना वजन हो। आमतौर पर कहा जाता है फलाने का बैगेज इतना है, वो ज़रा लफ्ज़ थोड़ा ऑफेंसिव हो जाता है हमारे बहुत से दोस्तों के लिए। उनका वजन कितना है, वजन वो नहीं कि जो शख्सी वजन होता है, वजन और बहुत सी चीज़ों का होता है जो कि आपका पूरा पैराफर्नीलिया आपके साथ होता है। तो काकर साहब का वजन उस हवाले से बड़ा तगड़ा है और ये बात हम सबको पता है, और हम उस वज़न के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत से दीगर मामलात की तरफ जो ले जाती है, फिर उससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। लिहाजा हम ज़रा इस पे चलते हैं कि अब आगे ब्रेक के बाद हम इस पर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं कि इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, काकर साहब का आना और इस निज़ाम का इस तरह चलना, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब, जिस तरह चौधरी साहब ने खुद कहा कि लोगों का ख्याल था वो उठेंगे ही नहीं और डिलीवर नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने तो रिवर्स कर दी हर चीज़। इसी तरह अगर एजाज सईद साहब के बकौल काकर साहब आ गए हैं और अगर इन्होंने भी डिलीवर करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, और फिर इमरान खान की जमात के साथ क्या होगा, एक ब्रेक के बाद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा, ये काकर साहब आ गए, हमने वो चलें ओपिनियंस तो सब आ गए हमारे सामने। अब सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब की जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फरमा तो दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि वो इंतखाबात बड़े मुनसफाना कराएंगे। सर इंतखाबात हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, और काकर साहब के आने के बाद मतलब क्या फेट नज़र आता है आपको इमरान खान साहब का या उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? सर $1 बिलियन का ये सवाल है कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, और आप यकीन करें कि इस वक्त ये सवाल किसी शख्स के पास इसका जवाब नहीं। ना आसफ अली जरदारी साहब के पास है, ना मियां नवाज शरीफ साहब के पास है, ना मियां शहबाज शरीफ साहब के पास है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पता है, ना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है। और मेरा ख्याल है कि शायद आर्मी चीफ साहब से भी पूछा जाए तो उनको भी पता नहीं होगा कि इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। इवन इलेक्शन कमिश्नर से आप पूछ लें जाके, उनसे बात करें, उन्हें कहे जी क्या टाइम पे होंगे, और वो भी सोच के कहेंगे कि हाँ कोशिश करते हैं कि हो जाए टाइम पे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी हो सकेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस खुलने हैं। एहसन इकबाल साहब को अदालत ने बुला लिया हुआ है 15 अगस्त को, और उसके बाद जब बहुत सारे लोगों के केस खुलना शुरू हो जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एक तौहीन अदालत का भी एक मुकदमा है जो किसी वक्त भी एक्टिव हो सकता है कि उन्होंने 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए थे, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अंदिया दिया था। आपको याद होगा कि जब वो केस चल रहा था तो बार बार कह रहे थे कि क्यों ना तौहीन अदालत में गवर्नमेंट को बुलाया जाए, तो वो भी हो सकता है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है, बहुत सारे केसेस हैं। फिर नैब कानून जो है उसके अंदर तरमीम जो की थी उसके, वो भी एक बहुत बड़ा बम है जो किसी वक्त भी फट सकता है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में 1 महीने के अंदर अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ हो सकता है, और फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि क्या इलेक्शन टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। दूसरा, सेकेंडली ये ज़हन में रखिएगा कि अगर अभी पीटीआई की जो जिस तरह क्लिनजिंग की जा रही है, क्लिनजिंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो हो सकता है पीटीआई खुद भी ना चाहे कि जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम इलेक्शन में उतरेंगे तो हम पिट जाएंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर है और शाह महमूद कुरैशी साहब के पास इतनी रकम नहीं है और ना ही उन्होंने वो रकम खर्च करनी है जो इलेक्शन के लिए चाहिए। फंड्स आपको मिलेंगे नहीं कहीं ना कहीं से, उम्मीदवार भी नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसकी क्या गारंटी है कि उम्मीदवार वाकई इलेक्शन लड़ सकेगा, वो भी है। तो ये सारी सूरत आने वाले दिनों में बड़ी गुजलक हो जाएगी। मेरा जाती ख्याल ये है कि अगला जो इलेक्शन होगा, जब भी होगा, वो आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा, कि लोग पार्टीज के बजाय पार्टी से बाहर निकल के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अगर एक आज़ाद पार्टी बन गई जिसमें सारे आज़ाद लोग इकट्ठे हो गए, तो मेरा ख्याल है वो मेजर चंक इलेक्शंस का वो ले जाएगी, और फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर किसने होना है, कैबिनेट किसने होनी है। तो आने वाले दिन जो है किसी एक पार्टी के नहीं है, मुझे लगता है कि आज़ाद लोगों के हैं, क्योंकि सिर्फ आज़ाद लोग होंगे जिनके पास महंगाई का दावा होगा, जिनके पास बेरोजगारी का नारा होगा, जिनके पास सारी पार्टीज के खिलाफ बयानिया होगा। बाकी किसी पार्टी के पास कोई बयानिया नहीं होगा, ना वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ले सकते हैं, ना वो महंगाई का रोना रो सकते हैं, ना वो बेरोजगारी का रोना रो सकते हैं, ना वो वोट को इज्जत दो का कह सकते हैं, वो किसी भी रोना है।
कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ आजाद उम्मीदवार होगा जिसके पास जो डिसाइड होगा तो उससे वो इलेक्शन जीत सकता है। बिल्कुल ठीक। मेमल सरफराज साहब, आप PMLN या शहबाज शरीफ साहब जाते हुए फरमा गए, अब साफियों से गुफ्तगू, उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो के नारे से हम आएंगे। अब बात यह है कि वोट को इज्जत दो वाला नारा पता नहीं किसी अलमारी के अंदर पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है और उस पर कितनी गर्द जमी हुई है, ये तो खैर कुछ अरसे बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको लगता है कि वो इतना आसान होगा कि उसको शेल्फ से निकाल के झाड़ पूंछ के फिर ले आए वोट को इज्जत दो और वही नारा तराना दोबारा बजना शुरू हो जाए? तो आपका ख्याल है मुस्लिम लीग नून कुछ कर पाएगी, ये इससे कुछ सियासी कैपिटल अपना रिपेयर कर पाएगी, या जो चौधरी साहब ने कहा है कि इंडिपेंडेंट ही डिसाइड करेंगे अगर इलेक्शन होता है कि बाजी कहाँ जाएगी? देखिए मुनीफ, बात तो ये है कि वोट को इज्जत दो के बयानिए में अब रह क्या गया है। जिस टाइम ये नारा लगाया गया था तब तो हमने देखा था कि 2018 के इलेक्शंस जिस तरीके से हुए थे, मैनेज हुए थे, वो सबके सामने है। उस वक्त एक पार्टी अगर आ रही थी तो उनका रास्ता रोका गया, तो उस वक्त तो वोट को इज्जत दो के बयानिए को तकवीयत भी मिलती थी, उनके वोटर्स भी उस चीज़ से चार्ज होते थे। लेकिन आज वोट को इज्जत दो के बयानिए आप किस तरह से आ सकते हैं जब आपने 16 महीने हुकूमत खुद की है? आपकी एक मखलूत हुकूमत थी लेकिन आप उसके हिस्सा थे, आपके वजीर आजम नून लीग के थे, तो वो किस चीज़ पे ये बात करेंगे? जो इस वक्त तो एक्चुअली देखिए जो मोस्टली ये इलेक्शन होगा ये महंगाई के ऊपर ही होगा, क्योंकि इस वक्त आम आदमी का जो मसला है वो महंगाई ही है। बाकी जहां तक बात है वो जिस तरह चौधरी साहब ने भी बात की, एंटी एस्टैब्लिशमेंट अब कौन रह गया? जिस तरीके की सियासत हुई है, जिस तरीके के बिल पास इस पार्लियामेंट ने किए, PDM हुकूमत ने किए हैं और जिस तेजी से किए हैं, तो वो तो उनके क्रेडेंशियल्स, कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या मतलब उनके क्या क्रेडेंशियल उस तरीके से रह गए हैं। तो एक जो बयानिया नून लीग का है वो है जुडिशरी के ऊपर, और आपने देखा कि वो देखा भी है हमने कि जो ये वाली जुडिशरी है, इन्होंने जिस तरीके से वो बेशक 63A की रीइंटरप्रिटेशन हो, वो बेशक जितने हद तक इन्होंने रिलीफ देना था, जिस तरीके से बेंचेस बने, जिस तरीके से हर चीज़ प्रिडिक्टेबल थी, तो वो वाली चीज़ों के उसके ऊपर एक बात हो सकती है। लेकिन असल में इलेक्शन जो है एंड पे वो तो महंगाई के ऊपर आएंगे। लेकिन बात वही है मुनीब के, किसी को भी चौधरी साहब ने कहा कि ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, मतलब $1 बिलियन के लिए हम IMF के पीछे पीछे थे, ये वाकई $1 बिलियन क्वेश्चन है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हालात और वाकयात देखकर ही डिसाइड होगा कि आया कि फरवरी में, अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर नवंबर में तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन फरवरी में लोग कहते हैं कि मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले हो जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि हालात किस तरीके से PTI के लिए बनते हैं। मेरे ख्याल में बहुत सारी जो है चीज डिपेंडेंट है इस चीज के ऊपर कि क्या PTI इलेक्शंस में हिस्सा ले पाएगी, उनका वोटर जो है देखिए वो तो अभी भी ऑन द ग्राउंड काफी ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, कम से कम आज के हालात से तो, आज के हालात से मैं बात कर रही हूँ, तो इसके मुताबिक अगर उन्होंने इस तरह से इलेक्शन जब होंगे वो किस टाइम पर होंगे, और आपको पता है कि डिसाइड तो वो इस वक्त सियासतदानों के हाथ में तो नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो अगर चाहे तो वो तो चाहते हैं कि नवंबर में वक्त पर हो। नून लीग कह तो रही है कि वो चाहते हैं वक्त पर हो, लेकिन उनको जो है उनके कुछ बयानात भी ऐसे थे कि शायद उनको 6 या 8 माह के डिले से इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है कि जहां 3 महीने से ऊपर गया ना, तो फिर उसके बाद डिले वहां फिर तो किसी के हाथ में भी नहीं है, फिर तो किसी के हाथ में भी। एक मुख्तसर वक्फा वापस आजाद सईद साहब 30 साल भी नहीं होते, हाँ 3 साल भी नहीं होते। एक ब्रेक के बाद ही हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं, जाते जाते हमें पिछले ब्रेक के आखिरी लम्हों में चौधरी साहब ने कहा कि 3 साल नहीं तो फिर 3 साल भी नहीं होते, डरा दिया उन्होंने। बट आज़ाद सईद साहब, एक बात ये हमारे सामने आज मौजूद है, चौधरी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया कि अभी बहुत कुछ होना है ये अगले कुछ दिनों के अंदर, और चीफ जस्टिस साहब भी अपनी रुखसत से पहले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से जब खलवत में जलवत में हम सब मुलाकातें बात होती है तो वो एक बात ज़रूर करते हैं कि जी हमने बड़ा मुश्किल से रीनिगोशिएट किया है अपना वापस आना इक़्तिदार के अंदर। तो आपको पता है उसके अंदर फिर बहुत से मराइल गुजरे, उसमें पिछले साल का आखिर भी गुजरा और बहुत कुछ हुआ, जिसके अंदर जिसके भी आप बहसियत एक सहाफ़ी, हम सब शायद, आप क्योंकि इस्लामाबाद में रहते हैं, आप चौधरी साहब आपको तो ज़्यादा यानी शायद होंगे जो क्या क्या हुआ पिछले साल के आखिर में। बट सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में इतनी मार खाने के बाद क्या पोजीशन है उनकी? वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि बस ठीक है चुप करके बैठे रहें, इंतखाबात डिले हो जाएं? पीपल्स पार्टी तो देखिए बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स एंजॉय किए ना, इमरान खान साहब के दौर में भी सिंध हुकूमत उनकी थी और वो 2008 से लेकर 2023 तक एंजॉय करते रहे, इन ऑल प्रोबेबिलिटी आगे भी वही सिंध में हुकूमत बनाएंगे। तो आपको लगता है PMLN इज ओके विद इट?
मुनीब, मेरे ख्याल में जो PMLN की सियासत है उनको ये बात उनके लिए ये बेहतर है, या वो समझते हैं कि जितना इलेक्शन डिले हों वो उनके लिए बेहतर है। क्यों? उसकी वजह दो तीन सादी हैं। एक तो ये है कि शहबाज शरीफ अभी हुकूमत का चेहरा थे, और शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून लीड पे थी जो हुकूमत हुई ये 16 माह की इमरान खान साहब को निकालने के बाद। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को देख के एक बात तो वाज़िया हो गई कि जो मुस्लिम लीग नून है वोट को इज़्ज़त दो पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इस सारे मामले के ऊपर मियां नवाज शरीफ लंदन में बिल्कुल खामोशी से बैठे रहे हैं। उन्होंने किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना नाराज़गी का इजहार नहीं किया। मरीम नवाज अपने चचा की हुकूमत के ऊपर बिल्कुल खामोश रही हैं, बल्कि उनकी तारीफ़ें करती रही हैं। तो क्या ये परफॉर्मेंस लेकर ये लोगों के पास जा सकते हैं? आंसर इज़ नो। क्या इस परफॉर्मेंस के ऊपर ये लोगों को यकीन दिला सकते हैं कि जी हमने तो बड़े दूध और शहद की नहरें चला दी हैं, और जो वोट को इज्जत दो का नारा हम लगाते थे, सिविलियन सुप्रीमेसी का नारा लगाते थे, वो बड़ा ज़बरदस्त हमने परफॉर्म करके दिखाया? तो ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये इलेक्शन डिले होने की वजह यह है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि वो आएँ और वो इलेक्शन की जो कैंपेन है उसको लीड करें, और वो आना चाहते हैं नए चीफ जस्टिस साहब के आने के बाद। ज़ाहिर है इस जब मौजूदा उमर अता बंदयाल साहब जब तक हैं वो तो नहीं आएंगे, तो वो उसके बाद आना चाहते हैं, उसके बाद आएंगे, और फिर वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के साथ साथ अदालतों के अंदर जो उनके मामलात हैं उनकी भी क्लियरेंस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अगले कैंडिडेट भी बनना चाहते हैं। तो वो ये समझते हैं कि जब वो आएंगे और आकर एक दफ़ा फिर तहरीक चलाने की कोशिश करेंगे, तो उस दौरान इंटरिम गवर्नमेंट इतने टैक्सेस लगा चुकी होगी, प्राइस हाइक इतनी हो चुकी होगी कि जो आम लोग हैं वो भूल चुके होंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या गुल खिलाया था बतौर प्राइम मिनिस्टर। तो ये ज़हन है उनका। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। चौधरी साहब, मैं आपको भी सिर्फ आपसे परसेंटेज पूछना चाहूँगा। आप मुझे परसेंटेज बता दें। आपके नज़दीक, ये वाइल्ड गैस है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आपके नज़दीक इंतखाबात वक्त पर होने के कितने चांसेस हैं आपके नज़दीक? देखिए, चांस तो कोई नहीं है, बल्कि वो बड़ा मशहूर वाक़या है कि बादशाह था ना, बड़ा जालिम था, और जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुला के कहा कि हुकूमत तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, लेकिन आप कोशिश करना कि लोग मुझे अब अच्छे अल्फाज में याद करें। तो बेटे ने पूरे मुल्क के साथ इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये बड़ा वाहियात है और इनके वाले साहब बड़े अच्छे होते थे। तो ये इंतजार कर रहे हैं, अब ये सब लोग इंतजार करेंगे कि बेटा को ऐसा आए कि जिसके बुनियाद बाद में कहा जाए कि मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बड़ी जबरदस्त थी और उनको वापस लाया जाए। जब तक मिस गवर्नेंस में, बैड गवर्नेंस में, बर्बादी में, तबाही में, महंगाई में, गुर्बत में, वो ऐसा बंदा नहीं आएगा जो तबाही फैला दे, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। मेमल सरफराज साहब, आप बता दें परसेंटेज क्या है आपको लगता है वक्त पे इंतखाबात होने की? मुनीब, अगर आप नवंबर की बात कर रहे हैं तो चले 1% में कह देती हूँ, वैसे तो जीरो कोई नेगेटिव में ही होगा, लेकिन चले ये कहना है। हाँ, दिल कौन सा नवंबर, किस नवंबर की बात कर रही हैं आप? नहीं मैंने कहा इस नवंबर की, नहीं वो इस 2023 की नेगेटिव में या दे देती हूँ, या फिर 1% कह देते हैं, -24-25 की बात नहीं वो कह रही। एजाज सईद साहब, कितना चांस है? नवंबर 30 मैं वैसे जी मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पर बिल्कुल नहीं होंगे, और मुझे इस बात का डर है कि अगर अनवार काकड़ ने परफॉर्म कर दिया तो फिर मुझे इलेक्शन होने का भी डर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे जी। बहुत शुक्रिया जनाब जावेद चौधरी साहब, जनाब एजाज सईद साहब और मेमन सरफराज साहब। हालात आपके सामने, वाक़यात आपके सामने, अब ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप कैसा फीडबैक देते हैं, आप खुश हुए या नाराज़ हुए? प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।